हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अगली क्लास यानी इस बार केमिस्ट्री की क्लास 2, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर नहीं पे कर सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज़ आर फ्री टू ऑल। इससे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ज़्यादा नहीं, 2 पेज का ही PDF है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कितने? 118। टोटल 118 एलिमेंट्स हैव बीन एडेड टू द पीरियोडिक टेबल टिल डेट। पीरियोडिक टेबल, आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो बनने से पहले भी तो कुछ अटेम्प्ट्स हुए होंगे ना, एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, क्लासीफाई, एकजुट करके एक ग्रुप में डालने के लिए। तो ऐसे 2 फेमस मॉडल्स हैं, एक है डोबिनियर्स ट्राइड और एक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये तो लाखों बार रेलवे और SSC में पूछा जा चुका है कि न्यूलैंड्स ने क्या, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट का नाम है, ये भी केमिस्ट है, कि इसने कौन सी थ्योरी दी थी, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद आते एक महान व्यक्ति जिनका नाम था डिमिट्री मेंडलीव, जो कि 1869 में बनाते हैं एक मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसके फीचर्स क्या क्या है। ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स किस बेसिस पे अरेंज किया गया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए गए थे। बट आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके हम लोग अरेंज करते हैं आज एटॉमिक नंबर से। बट पहले एटॉमिक मास से किया जाता था। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस वेर कॉल्ड पीरियड्स। जैसे कि ये रहा है आपका पीरियोडिक टेबल, तो ऐसे ऐसे ये जो बना हुआ है, ये जो आपको रोज़ दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है पीरियड्स, इन्हें कहा जाता है पीरियड्स। और उसमें जो ऐसे ऐसे कॉलम्स बने रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप। ठीक है। तो उनके टाइम पे उन्होंने अरेंज किया था, ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इनटू 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स। बट टुडे देयर आर 18 ग्रुप्स और पीरियड्स आज भी सेम है, 7 और 18, पहले थे 7 और 9। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में ऐसे ऑर्बिट्स रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 18, ऐसे करके हर ऑर्बिट में 2n² फार्मूला, जिसमें n डिनोट करता है शेल नंबर। जैसे कि मान लीजिए पहला है तो यहाँ पर 2n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 1 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है। तो इसलिए पहला में 2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो कि वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल कौन सा है? मान लीजिए ये न्यूक्लियस, ये जो सबसे लास्ट वाला शेल है, तो इसमें मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बोला जाएगा कि इस वाले एलिमेंट के पास इसका वैलेंस होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मात्रा 1 ही है। क्यों? इसके लास्ट वाले वैलेंस शेल में मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए लिखा है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसके, कौन से एलिमेंट के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे उसका नेचुरल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हो जाता है। एलिमेंट्स हैविंग द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी जिनके सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनके मान लीजिए मेरे भी 1 है, आपका भी 1 है, उसका भी 1 है, तो हमें मिला के एक ग्रुप में डाल दिया गया। जैसे कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, जिसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग द सेम, हाँ ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन है? फर्स्ट रो में हाइड्रोजन और हीलियम, मात्र 2 ही है, इसलिए ये इसको बोला जाता है द शॉर्टेस्ट पीरियड। ये शॉर्टेस्ट रो है या शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। सेकेंड एंड थर्ड में क्या है? 8 एलिमेंट्स है, इसलिए इसे कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्ट। फोर्थ फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स है, इसलिए क्या, इसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। और 6 और 7 में क्या है? वेरी लॉन्ग पीरियड। और 7th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट। वो इनकम्प्लीट क्यों है अभी आगे देखने वाले, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के वजह से। अच्छा, 6th पीरियड इतना ज़्यादा लंबा है कि उसे जब पीरियोडिक टेबल में, ऐसे पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया, तो 6th पीरियड यानी ये वाली जो रो है, पकड़ लीजिए, तो इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि ये रो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हमने इसे किया कट, और कट करके पीरियोडिक टेबल के नीचे यहाँ पर एक स्टार दे दिया।
यहाँ पर एक स्टार दे दिया और यहाँ पर भी वो स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया लैंथेनाइड। और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा वाली सीरीज़ है इसे नीचे प्लेस कर दिया ताकि पीरियोडिक टेबल का लेंथ ब्रेड्थ सेम रहे। तो लैंथेनाइड सीरीज बिलोंग्स टू द 6th पीरियड एंड एक्टिनाइड सीरीज बिलोंग टू द 7th पीरियड, जिसके एटॉमिक नंबर यहाँ से इतनी है और इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक बार मैं आपको ये ख़त्म हो जाए मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा दूंगा। ग्रुप 1 इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ऑब्वियसली ग्रुप 1 पहले आएगा, उसके बाद ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है। लिखा है ग्रुप 18 इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट, ऑब्वियसली ग्रुप 1 इधर है तो ग्रुप 18 लास्ट में होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेता है। ये रहा अपना पीरियोडिक टेबल, जिसमें अभी जो मैं बता रहा था कि ऐसे ये जो है इसे कहता है पीरियड्स। तो कितने पीरियड है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसके बाद 5, ये 6 और ये 7, टोटल 7 पीरियड। और ऐसे कितने ग्रुप्स हैं टोटल? यहाँ पर देखिए नंबरिंग किया हुआ है, यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है, 1 से शुरू हुआ है 18 पे ख़त्म हुआ है, देन देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, 6th पीरियड इतना लॉन्गेस्ट पीरियड है, तो इतना ज़्यादा लंबा है कि उसको यहाँ से कट करके नीचे वाले भाग पे रख गया है, ठीक है। पहले वाले का नाम है लैंथेनाइड सीरीज़, दूसरे वाले का नाम है एक्टिनाइड सीरीज़। तो लैंथेनाइड सीरीज़ 57 से शुरू हो रही है, 71 पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद ये अपनी 80 या 81 से शुरू हो रही है और 102-3 के आसपास ख़त्म हो रही है। तो ये नंबर्स आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि अक्रॉस पीरियोडिक टेबल चेंज होती रहती है, तो वो प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि एटॉमिक साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पहली प्रॉपर्टी वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यानी अभी बताया जो सबसे बाहरी वाला शेल है वो। तो वैलेंस शेल क्या होती है? जैसे हम लोग यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। यानी अभी हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे वो अक्रॉस अ पीरियड यानी लेफ़्ट टू राइट एंड डाउन अ ग्रुप यानी अप टू डाउन। तो ये कैसे चेंजेस हो रही है प्रॉपर्टी में वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। लिखा है यहाँ पर वैलेंस शेल जब अक्रॉस अ पीरियड जाता है यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वो कांस्टेंट रहती है, बट जब वैलेंस शेल के बारे में हम लोग डाउन अ ग्रुप जाते हैं, नीचे जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब समझ में आया क्या मेरा बोलने का मतलब क्या था, ठीक है। डायरेक्शन में जब हम लोग मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती है वो मैंने ये अपने टेबल में शो की है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ये क्या होती है? भले ही वैलेंस शेल कांस्टेंट रहे बट अक्रॉस अ पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड डाउन अ ग्रुप इट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी वैलेंस शेल हो गया, उसके बाद आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वैलेंसी की क्या है? वही है नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड एटम फॉर्म्स टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी मान लीजिए कार्बन का वैलेंसी है 4, यानी सी एटम जो है, कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, इसलिए कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन फॉर्म्स टेट्रावैलेंट बॉन्ड। मान लीजिए CH4, तो ये जो CH4 हुआ तो ये क्यों H यहाँ पर 4 क्यों है? बिकॉज कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो इसलिए कार्बन का वैलेंसी है 4, ठीक है। अच्छा, बट वैलेंसी क्या होता है? 1 से लेकर ग्रुप 14 तक तो बढ़ती है बट 15 से 18 घट जाती है। हाउएवर डाउन अ ग्रुप इट रिमेन्स कांस्टेंट, ना बढ़ती है ना घटती है। आयोनाइजेशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड एन आयन। आयन क्या है? आयन का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैरीज अ चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ एन आयन। तो आयन बनने की जो खूबी है उसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन यानी अक्रॉस अ पीरियड वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है, बट डाउन अ ग्रुप इट डिक्रीजेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाउन अ ग्रुप ऑल्सो इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, प्रोटॉन्स भी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, प्रोटॉन्स भी बढ़ा,
तो प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यानी कि ओवरऑल प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्यों ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी तो देखा प्रोटॉन्स बढ़ता है, तो ये भी एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज सेम, ठीक है। अच्छा, मास नंबर क्या होगा, मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है, तो आपको बताना है यहाँ पर मास नंबर क्या होगा। अच्छा, मास नंबर क्या है आप खुद सोचिए, आपको जो PDF मिलेगी टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर ये दोनों बॉक्सेस मैं भर के ही आपको PDF दूंगा, बट अभी के लिए आपको बताना है मास नंबर। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है कि नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा, आप खुद बताइए, अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहा है और आपको पता है कि हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए अगर न्यूट्रॉन्स आपको कुछ भी नहीं पता है, न्यूट्रॉन्स मान लीजिए कांस्टेंट है, न्यूट्रॉन्स क्या हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट, पकड़ के चलिए। अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहा है और मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना है, तो अगर एक कांस्टेंट भी रह रहा है, दूसरा वाला बढ़ते ही जा रहा है, तो ओवरऑल मास नंबर भी बढ़ नहीं जाएगा। भले ही एक एलिमेंट उसका कांस्टेंट है, बट दूसरा वाला तो तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो मास नंबर ओवरऑल क्या होगा, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, क्यों ना वो डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड है। उसके बाद एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड इट डिक्रीजेस बट डाउन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट डिक्रीजेस एंड इट इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस कुछ नहीं है, मान लीजिए इसका एटॉमिक रेडियस इतना है और इसका अगर साइज़ बढ़ जाता है, एटम का साइज़ बढ़ता है, तो इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ गया ना। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब जो मेटल्स हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज क्यों कैरी करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने जो वैलेंस शेल में जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसे डोनेट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करने का मतलब क्या है, अपने से दूर नेगेटिव चार्ज को भेज देना। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज ना, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम लोग अपने से निकाल दे रहे हैं, तो हम लोग क्या गेन करेंगे, हम लोग पॉजिटिव होते जाएंगे, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स दे देना यानी खुद को पॉजिटिव बनाना, और खुद को पॉजिटिव बनाना इसका मतलब है टू फॉर्म कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज कैटायंस। तो across a period this property decreases and down a group this property increases। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ठीक है। नीचे चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हाउ इजीली द लूज। अभी तो मैंने आपको बताया कि मेटल्स की खूबी क्या है कि अपने से इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेज देंगे, नेगेटिव चार्ज को दूर भेज देंगे और खुद पॉजिटिव बन जाएंगे। दिस इज द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी बताया मेटल्स के बारे में। अच्छा, अगर वो प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, अगर मेटेलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ पर घट रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, ऑब्वियसली रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी तो यहाँ पर घटेगी और यहाँ पर बढ़ेगी, है कि नहीं। दीज टू आर क्या है, दीज टू आर इंटरलिंक्ड। इससे नीचे करते हैं। अच्छा, और एक तो था, नहीं वो नीचे, ठीक है कोई बात नहीं। रिड्यूसिंग पावर, एलिमेंट्स एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम ऑक्सीडाइज्ड। जैसे मेटल्स क्या कर रही थी, मेटल्स भी खुद से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा दे रही थी और खुद पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही थी। इस टेंडेंसी को ही हम लोग जो अभी क्या कर रहे थे, मेटेलिक कैरेक्टर, तो क्या इस मेटेलिक कैरेक्टर फॉर्मिंग एबिलिटी को मैं रिड्यूसिंग पावर कह सकता हूँ। तो ठीक उसी तरह जैसे ये डिक्रीज़ कर रही थी, नहीं यहाँ पर देखिए, जैसे ये डिक्रीज़ कर रही थी, इसके वजह से ये डिक्रीज़ किया, अब ये डिक्रीज़ हुआ तो इसके वजह से ये भी डिक्रीज़ होता है। सेम गोज़ विद दिस साइड। देख रहे हैं आप कैसे सारी प्रॉपर्टीज़ लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। उसके बाद रिड्यूसिंग पावर क्या, तो रिड्यूसिंग जैसे मेटेलिक नॉन मेटेलिक बिल्कुल अपोजिट है, वैसे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेट पॉजिटिव पुल एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन क्या है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्लस यानी प्रोटॉन्स की पावर और माइनस यानी इलेक्ट्रॉन्स की पावर को सब कट कुट होके लास्ट में उसका चार्ज क्या हो रहा है, तो अक्रॉस अ पीरियड हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड डाउन अ ग्रुप इट ऑलवेज
डिक्रीजेस। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो आप खाली इसको रिमेंबर भी कर सकते हो, बट समझ जाने से आप एग्ज़ाम में आंसर भूल जाने से भी खुद ब खुद याद कर सकते हो। डेंसिटी, अब खुद बताइए, अभी हमने देखा कि नीचे जब जाते हैं प्रोटॉन्स बढ़ता है, न्यूट्रॉन्स बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। तो जब बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं एक एटम के अंदर तो वो क्या हो रहा है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो इलेक्ट्रॉन्स हो दोनों ग्रुप डाउन अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप बढ़ता ही है, तो इसीलिए डेंसिटी भी दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सब याद रखने की चीज़ें नहीं है, ये सब समझ भी जाओगे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पर भी पॉजिटिविटी आता है ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और खुद पॉजिटिव होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल उसका उल्टा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है द एनर्जी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एनायन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी उसकी खूबी ये है, यहाँ पर क्या लिखा, दैट ऑकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, चाह, यानी वो चाह रहा है कि और इलेक्ट्रॉन्स दो और इलेक्ट्रॉन्स दो। तो जब और इलेक्ट्रॉन्स की मांग हो रही है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते जाएगा, और वंस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने से वो क्या बनता है, धीरे धीरे ज़्यादा 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 नेगेटिव बनते जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये अक्रॉस अ पीरियड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज़ होती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द पूल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑन आउटर शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, आप खुद सोचिए, जो न्यूक्लियस है किसी भी चीज़ का न्यूक्लियस है वो क्या होता है, बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों, न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज ही नहीं होता और उसका अंदर रहता है प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है इसके अराउंड में जो सेल्स है इसमें कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव। तो हर इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ही ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच के रख रहा है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द पूल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। यानी जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज है, तो सबसे जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है इसका पुल, इसको सबसे ज़्यादा खींचा जाएगा। उसके ये थोड़ा दूर हो गया तो इसको थोड़ा और कम खींचा जाएगा। उसके बाहर जो दूर हो गया तो ये थोड़ा और दूर हो गया। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सब मेटल्स के टुकड़े हैं और ये एक सेंट्रल मैग्नेट है। तो मैग्नेट से जितनी दूर आप लेते जाएंगे तो उससे क्या होगा, तो जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा यानी तो ये जो बाहर का नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसे और भी मुश्किल होगा खींचने में। क्यों, ये पॉजिटिवली चार्ज से दूर होते जा रहा है, मैग्नेट से मेटल का टुकड़ा दूर होते जा रहा है, तो खींचने में दिक्कत आ रही है। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स यहाँ पर कांस्टेंट, बट द डाउन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड फॉर्म्स एसिडिक्स एंड इट फॉर्म्स बेसिक। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई मैटर फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो गेन कर रहा है कि लूज़ कर रहा है, दोनों। ये जो केमिकल रिएक्टिविटी यानी वो रिएक्ट करने को ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है कि मेरे साथ आओ, कोई लगो, या तो मेरे से ले जाओ या तो मेरे को दे दो, मतलब वो रिएक्शन करने के मूड में है। तो ये जो रिएक्शन करने का मूड है वो क्या होता है, फॉर मेटल्स इट डिक्रीजेस एंड नॉन मेटल्स इट इंक्रीजेस। ठीक है, यानी वो ढूंढ रहा है रिएक्शन करने के लिए, आइदर गेन और लूज, वो अलग बात है, बट वो रिएक्ट करने के लिए ढूंढ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का नो रेगुलर ट्रेंड अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स। ना पीरियड में और ना ही अपने डाउन अ ग्रुप में ऐसा कोई भी इंक्रीज़ या स्पेसिफिक डिक्रीज़ देखने को नहीं मिलता जो आप देख के प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। तो ये रैंडम है, कभी किसी एलिमेंट का बढ़ गया तो बीच में ऐसा बढ़ रहा अचानक घट जा रहा है फिर बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैज़ नो कॉमन SOP। अच्छा, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं। आज से मैं जितनी भी अगली जो भी केमिस्ट्री की क्लासेस आने वाली है, हर क्लास के एंड में मैं 2 या 5 ऐसे फैक्ट्स याद करूँगा जो कि पीरियोडिक टेबल से लिंक्ड हो। जैसे कि अपने अगले वाले क्लास में मैं ऐसे स्टार मार्क करके हर केमिस्ट्री के क्लास में नीचे में एक लिख दूंगा ऐसे कि चलो बताओ विच इज़ द हेवीएस्ट मेटल, विच इज़ द हेवीएस्ट, अपना क्या बोलते हैं, हेवीएस्ट एलिमेंट। उसके नीचे लिख दूंगा विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, which was the first element to be discovered, which is the first element, which is the last element, which element is
नोन एज द ट्विन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। तो ऐसा सारे जो फैक्ट्स हैं मैं हर क्लास के एंड में कुछ कुछ लिख दूंगा ताकि आपको एक साथ याद करने का प्रेशर ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया है। ग्रुप 11 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉइनेज मेटल्स। ग्रुप 15 को हम लोग कहते हैं निक्टोजेंस। ग्रुप 12 को कहते हैं वॉलेटाइल मेटल्स। G16 यानी ग्रुप 16 को कहते हैं चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स हर क्लास के एंड में दे दूंगा, जिससे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी मैटर्स जो एग्जाम ओरिएंटेड है कि कौन हैवीएस्ट है, कौन लाइटेस्ट है, कौन सबसे पहले ढूंढा गया था, कौन मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज, सब कुछ हम लोग हर टेबल के हर चैप्टर के एंड में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट के रूप में एक्स्ट्रा फैक्ट एक बॉक्स ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी के लिए पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने यहाँ पर दे दी, हर एलिमेंट के बारे में हर क्लास के एंड में। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को यही पे एंड करते हैं। बाय।